Namaskar, myself Vinay Kumar, and I again welcome you all in our next session of political theory, in which the topic which I will be discussing today in today's lecture, that is divine theory of origin of state. Well, आप सभी को पता है, as you all know that in our previous lecture we had discussed about the origin of state, and plus I have also discussed with you all the theories about origin of state which have been given by various philosophers. Though I didn't discuss those theory in detail, but in today's session I'll be discussing in details. And the topic of today's discussion, as I said, is a divine theory of origin of state, and we will discuss one by one. In today's section, in today's lecture, I'll be only discussing about the divine theory of the origin of the state. Okay. सो ओरिजिन ऑफ स्टेट या दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत या राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ओके, डिवाइन थ्योरी का कह लीजिएगा, डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, केवल इस थ्योरी की बात बात हम करेंगे और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ क्रिटिसिज्म देखेंगे। तो इस तरीके से, जैसा कि मैंने कहा था कि हम हर एक थ्योरी को डिटेल में लेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि और अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो कि जब हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो किस तरीके से जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं वो हमें ये बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आई अगेन वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, बिकॉज द सेशन going to be a very much important session. It's going to be very much interesting session, and एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है भी ये टॉपिक, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। तो लेट अस स्टार्ट। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा, ये जो थ्योरी है डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, विच इज देयर इन आवर यूनिट सेकंड। और सबसे बड़ी बात ये कि ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थ्योरी नहीं है, इसका बस एक सीधा सा कंसेप्ट है। अगर मैं पूरी थ्योरी को आपके साथ पूरी थ्योरी का सार मैं कहूँगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ये डिवाइन थ्योरी है क्या, तो सीधी सी बात है। पहली बात तो जो डिवाइन थ्योरी पर राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताती है, और ये बताती है कि जो राज्य की उत्पत्ति है, जो राज्य या ओरिजिन ऑफ स्टेट है, वो एक ईश्वरीय है, गॉड की विल है, ये वो ईश्वर की इच्छा है। ओके। तो अब बात क्या हो गई कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो ईश्वर ने करी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राज्य की उत्पत्ति पहली बात ईश्वर ने करी है, और दूसरी चीज, किसी भी राज्य में जो शासक है, जो राजा है, वो ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, जो शासक है, जो रूल कर रहा है राज्य में, राज्य के लोगों में, वो है रिप्रेजेंटेटिव किसका? गॉड्स का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गॉड। ओके, बात क्लियर हो गई। तो फिर से मैं कहूंगा, अगर मैं बात करूं कि डिवाइन थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, तो अभी तक मैंने आपके साथ जो संक्षिप्त में चर्चा करी है कि वो ये कहती है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने करी है, और राज्य ने ईश्वर ने ही उस राज्य में शासक को नियुक्त किया, और वो जो शासक है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई? कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे चलूँ। वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं। तो देखो, थोड़ा सा आप इस उन तथ्यों को, उन शब्दों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए जो मैं आपके साथ कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सदैव से स्थिति ऐसी नहीं रही, यानी कि मैं बोलूँ कि इस संसार में राज्य जो स्टेट है हमेशा से नहीं रहे, हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करते थे। स्थिति ऐसी भी थी जब पहले एनार्की थी। एनार्की का मतलब समझते हो ना, डेमोक्रेसी, एनार्की। तो एनार्की जब थी, जब यहाँ पर कोई कह लीजिएगा कि एनार्की के अंतर्गत कोई एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर चीजें आधारित नहीं थी, और अनसिविलाइज्ड काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर। लोग बलपूर्वक चीजों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया करते थे। कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, कुछ नीतियों का निर्माण नहीं था, जैसे हम कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी का भैंस। तो इस तरीके से शासन हुआ करता था, बहुत ज्यादा अराजकता फैल गई थी, सोशल टर्माइल था, लोग खुश नहीं थे, कोई व्यवस्थित रूप से चीजें नहीं चल रही थी। ठीक है, शोषण बहुत ज्यादा किया जा रहा था, और ये देखा जा रहा था कि जिसके पास बल है वो बलपूर्वक वो लोगों पर शासन करते हैं, या फिर चीजों को या चीजों पर आधिपत्य स्थापित करते हैं। तो हुआ ऐसा, फिर इस थ्योरी के अंतर्गत वहां के लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना करी, और उस प्रार्थना के अंतर्गत उनसे ये बोला गया कि उन पर कोई ऐसा शासन करने वाला हो जो चीजों को व्यवस्थित कर सके, और चीजें थोड़ा सा
उसमें धार्मिक और राजनीतिक रूप से चीजें थोड़ा सा एक तरह सिस्टमेटिक हो और साथ में शोषण ना हो लोगों का। ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों के आधार पर वो शासन चले। तो ऐसा बोला जाता है इस थ्योरी के अंतर्गत, फिर ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और फिर उन्होंने राज्य की स्थापना की, साथ में राज्य पर शासक करने के लिए, या मैं बोलूं कि राज्य के अंतर्गत लोगों पर शासन करने के लिए उसने फिर राजा की नियुक्ति करी या शासक की नियुक्ति करी। और फिर जो भी चीजें चली उस राजा के अकॉर्डिंग टू ही चली, उसके निर्देशों के अनुसार चली। वो धार्मिक और राजनीतिक रूप से सर्वेसर्वा हुआ करता था और उस राजा की ही इच्छा सर्वोपर हुआ करती थी। और ऐसा माना जाता है कि अगर वो कुछ गलत भी करता है तो लोगों को विरोध करने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर स्वयं उसे दंड देगा। और सीधी सी बात है, वो राजा या शासक इस पृथ्वी पर उस राज्य के अंतर्गत वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स, जो गॉड को रिप्रेजेंट करता था। और उसकी इच्छा से ही राज्य में संचालन हुआ करता था सभी चीजों को। यहाँ तक बात आप क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो बात नहीं, बड़ी छोटी सी मैंने बात बताई कि जो राज्य की स्थापना हुई वो ईश्वर की इच्छा से हुई और ईश्वर ने राजा को भेजा शासक करने के लिए, लोगों पर शासन करने के लिए। और वो जो राजा था वो, या फिर कहें जो शासक था, जो रूलर था, जो रूल किया करता था, वो ईश्वर का, गॉड का प्रतिनिधित्व था, रिप्रेजेंटेटिव था। इज इट क्लियर? ओके। और एक टर्म राजनीति में बहुत यूज होता है, प्रयोग होता है, हायरार्की। हायरार्की का मतलब ये होता है कि जैसे कि टॉप पर कौन रहेगा, मिडिल में कौन रहेगा, यू नो लोअर पोर्शन में कौन रहेगा। या जैसे हम कहते हैं जो समाज है बहुत ज्यादा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा वर्गों में बटा हुआ है। तो कौन टॉप पे रहेंगे, कौन मिडिल में रहेंगे, कौन बहुत लोअर मिडिल में रहेंगे, बहुत बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे। तो इस तरीके का सामाजिक दबदबा था उस समय, उस दौरान जब राज्य स्थापित नहीं था और राज्य की स्थापना नहीं थी। और जो लोग हैं वो बलपूर्वक, जैसा कि मैंने बोला कि फोर्सफुली अपने आप को सुपीरियर साबित किया करते थे और लोगों पर शोषण किया करते थे, लोगों को शोषित किया करते थे। तो ये जो सब स्थिति थी कि आपस में कि मैं श्रेष्ठ हूँ या आई एम सुपीरियर, आप इन्फीरियर हो, तो इन सब चीजों से उभरने के लिए भी जो गॉड है या ईश्वर है उसने राज्य की स्थापना की और राजा को भेजा कि जाइए आप इन लोगों पर शासन कीजिए और नीति के अनुसार शासन कीजिए। ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि और हाँ, एक चीज मैं आपको और यहाँ रिमाइंड कराना चाहूंगा, जब हम एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स की बात हम करते हैं, जब हम आप मनु को पढ़ते हो तो किस तरीके से जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, जब समाज में बहुत ज्यादा टर्मोइल अराजकता फैल गई, तो क्या हुआ, ईश्वर ने फिर मनु को भेजा, जाइए आप राजा बन के जाइए और इन लोगों पर शासन कीजिए और एक अच्छे से शासन कीजिए। तो किस तरीके से फिर जो वो मनु थे वो किसके, गॉड के ही रिप्रेजेंटेटिव थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिवाइन थ्योरी के अंतर्गत जो शासक है वो ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है और जो लोगों पर शासन करता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर ये बात बोली जाए कि फिर इस तरीके की जो अनार्की थी या इस तरह की जो सिस्टम था या मैं बोलूँ अराजकता जो फैली हुई थी, तो इससे उभरने के लिए फिर गॉड ने क्रिएशन किया राजा का कि आप जाइए, आप रूल कीजिए। और उस राजा ने फिर जो रूल किया, लोगों पर शासन किया। और सबसे बड़ी बात है कि राजा का विरोध करना पॉसिबल नहीं था लोगों के द्वारा, क्योंकि ये समझा जाता था कि अगर हम राजा के द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनका विरोध करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर या गॉड्स के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन हम नहीं कर रहे। तो राजा के जो शब्द है उसको लोग उसको फॉलो किया करते थे और राजा के शब्दों को या निर्देशों को ना माना जाना ये समझा जाता था कि वो फिर ईश्वर की अवहेलना करना, उसको नाराज करना, उसके कुछ प्राकृतिक प्रकोप को भी हमें झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि साक्षात वो एजेंट था राजा। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो ओरिजिन ऑफ स्टेट उसकी बात करते हैं और डिवाइन थ्योरी की बात करते हैं, तो जो राजा था, जो शासक था, वो एजेंट था, रिप्रेजेंटेटिव था गॉड का, जो लोगों पर रूल किया करता था। इस तरीके से हमने देखा कि इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जाना कि डिवाइन थ्योरी क्या कहती है ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में। तो अब हम वन बाय वन इस थ्योरी के अंतर्गत विभिन्न एस्पेक्ट्स को देखेंगे और थोड़ा सा की पॉइंट्स विच टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थ्योरी एंड मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर, मोर फिजिबल फॉर ऑल ऑफ अस। द फर्स्ट वन इज द डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो किंग्स के जो राइट थे, अधिकार थे, वो दैवीय अधिकार थे। यानी कि जो किंग्स या शासक हुआ करता था उसको कुछ विशेषाधिकार प्रदत्त किए गए थे ईश्वर के द्वारा। ओके, यू कैन सी दैट द रूलर इज कंसिडर्ड गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, chosen by divine intervention to govern the people. The king's authority is viewed as coming directly from God, and hence his decisions are considered infallible and not subject to human challenges. तो वही बात है जैसे कि हम बात कर रहे थे कि
उस शासक को, उस राजा को जो गॉड्स ने भेजा है, गॉड के द्वारा भेजा गया है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके कुछ अधिकार हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पर, और उसके निर्देशों का पालन करना जनता के लिए परम आवश्यक है। उसकी इच्छाओं की अवहेलना करना, उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करना, कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छाओं को अस्वीकृत करना है। वह ईश्वर को आप कह लीजिएगा एक तरीके से कि उसको नाराज करना है, और उस तरीके से उस प्राकृतिक या दैवीय आपदाएं उसका भी सामना करना पड़ सकता है राज्य की जनता को। तो थोड़ा सा ये बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि जब हम डिवाइन थ्योरी की बात करते हैं तो किस तरह से गॉड और राजा के बीच में जो संबंधों को दर्शाया गया है कि जो एजेंट है शासक या राजा, और वो शासक जो रूल करता है लोगों पर, व्यक्तियों पर, वो गॉड के द्वारा या ईश्वर की इच्छा के द्वारा संचालित है। थोड़ा सा ये चीज आप उसमें ध्यान रखें। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द रिलीजियस सैंक्टिटी। ओके, थोड़ा सा इस हेडिंग को भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरी हेडिंग है, थर्ड हेडिंग, विच इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। रिलीजियस सैंक्टिटी, द स्टेट्स लॉज एंड गवर्नेंस आर ऑफन इंटरट्वाइंड, okay, intertwined with religious doctrines. Obeying the ruler and the laws of the state is seen as religious duty. तो सीधी सी बात है, जैसे कि भी मैंने आपको बताया था जब हम इसकी दैवीय उत्पत्ति की बात कर रहे थे, राज्य के दैवीय सिद्धांत की बात कर रहे थे राज्य उत्पत्ति के संदर्भ में, कि जो राजा हुआ करता था, जो गॉड्स का रिप्रेजेंटेटिव, वो धार्मिक और राजनीतिक रूप से दोनों का ही सर्वे सर्वा था। ठीक है, दोनों ही अगर मैं बात करूं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त था, सरोवर था। तो ना केवल राजनीतिक पहलू से देखा जाए कि वो राजा क्यों ना राजा की आज्ञा का पालन किया जाना है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी आपको पता है धर्म के द्वारा लोगों को बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है, यू नो। और धर्म के आधार पर आपने देखा है कि प्राचीन काल से आप देखते जा रहे हैं कि लोगों को किस तरह संगठित भी किया गया है, और लोगों के जो विचार हैं, जो उनका समुदायों का बनना है, जो कबीलों का बनना है, तो वो धार्मिक रूप से किस तरह से एकजुट होते हैं। तो यहाँ पर बस ये बताने की कोशिश की गई है कि जो वो शासक है या जो रूलर है, वो न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी ईश्वर के द्वारा भेजा गया रिप्रेजेंटेटिव है या एजेंट है। ओके, उसको कुछ धार्मिक मान्यता भी प्राप्त है, यानी कि केवल राजनीतिक पहलू से हम ये बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज लेजिटिमेसी एंड ऑथोरिटी। So the legitimities of the ruler and the state is based on the divine section. This divine approval provides a moral and ethical basis for the ruler's authority, often leading to the idea that the state and the ruler cannot be questioned or overthrown. तो यानी कि सीधी सी बात है, जो राजा है, जो रूलर है, जो शासक कर रहा है, अगर हम उसकी लेजिटिमेसी की बात करें, ऑथोरिटी की बात करें, तो वो एक डिवाइन सैंक्शन है, यानी कि उसमें दैवीय, आप कह लीजिए कि दैवीय सहमति है। ठीक है, वो जो भी कुछ कह रहा है करने के लिए, जो भी कुछ उसको पावर दिखा रहा है, जो लोगों पर रूल कर रहा है, जो लोगों से अपने निर्देशों का पालन करवा रहा है, उसकी वैधता है। ठीक है, उसकी एक ऑथोरिटी है, और जो किसने उसको प्रदत्त की है, जो ईश्वर द्वारा उसको प्रदत्त की गई है। ठीक है, अगर वो कुछ कह रहा है या लोग उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये नहीं कि उसकी स्वयं की इच्छा है, वो ईश्वर की इच्छा पे काम कर रहा है, सिंस ही हैज बीन सेंट बाय द गॉड्स, और ही, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड्स ऑन दिस अर्थ। ओके, नाउ लास्ट हेडिंग विच सेज द हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। तो इसमें ये दिखा गया है, जो हमारे, अगर हम प्राचीन काल से बात करें, मैनी एंशिएंट एंड मिडिवल स्टेट्स operated under the divine theory. For instance, the concept of the mandate of heaven in ancient China, the pharaohs of Egypt, and the divine right of kings in medieval Europe are all examples of the divine origin of the state. इस स्टोरी में केवल ये बताने की कोशिश करिए कि जो वेरियस स्टेट्स के अंतर्गत हम देखते हैं, या प्राचीन काल में बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा पीछे जाते हैं, अपने इतिहास में झांकते हैं, तो उसमें भी आप चाहे इजिप्ट की बात करें, चाहे चाइना में मैंडेट ऑफ हेवन की बात करें, चाहे हम ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथों में बात करें किस तरह पादियों को ईश्वर का दर्जा दिया गया था, या फिर अगर मैं बात करें कि जो मुसलमान या मुस्लिम या इस्लाम काल में जो आप कहते हो कि जो वहां पर शिक्षा प्रदत्त किया करते थे इस्लाम काल के अंतर्गत, जो मकतबा मदरसों में जो शिक्षा को प्रदान किया करते थे, किस तरीके से उनको समाज में एक ईश्वर का दर्जा प्राप्त था, और उनके द्वारा कहे गए जो भी निर्देश दिया जाता था, कहे गए जो बातें थी, उसका लोग पालन किया करते थे। तो ये चीजें ऐसे नहीं है, ये जो ये वाली जो हेडिंग है, वो थोड़ा सा इस चीज को और अच्छे से व्यक्त करती है कि किस तरीके से ये चीजें शुरू से ही चलती आ रही थी, कि भाई
ना केवल अगर हम बात करें कि उस दौरान कंटेम्प्रेरी समय के दौरान लोग राजा को फॉलो करते थे, उसकी बातों को मानते थे, बल्कि ये चीजें और भी पहले से थोड़ा चली आ रही थी। जैसे फराउज वगैरह को तो ईश्वर का दर्जा प्राप्त था और लोग उनकी बातों को मानते थे, पूजा करते थे। और एक श्रेष्ठ समाज में अगर हम हायरार्की की बात करें या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, तो उसके अंतर्गत उनको समाज में सर्वोपर स्थान प्राप्त था, अबव ऑल वो हुआ करते थे। और लोग उनको ये मानते थे कि वो ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर के द्वारा बनाए गए, और बहुत आस्था थी उनकी उस शासक में, उसका भी विरोध नहीं करते थे। अगर वो किसी गलत बात को भी कहता था तो वो सहज रूप से स्वीकार करते थे कि अगर हम उसकी बातों की अवहेलना करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम अपने ईश्वर को नाराज करेंगे, और अगर हम ईश्वर को नाराज करेंगे तो उसके बहुत ज्यादा प्रकोप या बहुत दुष्परिणाम होंगे। तो इस तरीके से इस वाले हेडिंग में हिस्टोरिकल कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे, जो कि और अच्छे से इस चीज को, इस टॉपिक को या इस कंसेप्ट को क्लियर करती है कि जो डिवाइन थ्योरी है वो क्या कहती है और ये किसके बारे में। नाउ we will move to our next heading, which is the chief characteristics of divine theory of origin of the state। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मुख्य इसकी विशेषता है, दैवीय उत्पत्ति की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। जो उसका दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है राज्य का, तो उसकी कुछ अपनी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि मैंने अपने सेशन में आपको जो भी अभी तक भी जो भी डिस्क्राइब किया, अगर आपने उसको ध्यान से सुना है, तो अगर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइन थ्योरी, तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन इन ओन वर्ड। और वैसे इसको अगर आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में देंगे तो यू विल डेफिनेटली स्कोर द गुड मार्क्स। Then state, I'll go one by one. State can be seen as a unit that was created by God. Betterment of the citizens was the main goal behind its creation। तो स्टेट के अंतर्गत हम बात करें, जो गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है क्रिएचर है, उस राजा की यहाँ पर बात हो रही है, और सिटीजन्स के लिए है, उसका गोल भी है कि उस राजा के निर्देशों को पालन करें। ठीक है, स्टेट की यूनिटी एक संस्था है। आप सीधी सी बात है, राज्य जो एक संस्था है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और उस सोशल इंस्टीट्यूशन को किसने क्रिएट किया? गॉड ने क्रिएट किया है। और किसके बेटरमेंट के लिए? जो सिटीजन जो वहां पर निवास करने वाली जनता, उसके बेटरमेंट के लिए राज्य को क्रिएट किया गया है, और वो राज्य को क्रिएट किया गॉड ने। ओके, गॉड इज रिप्रेजेंटेड बाय द किंग हु हैज अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टुवर्ड्स द गॉड। तो जो जो राजा है, जो शासक है, उस राज्य में वो रिप्रेजेंटेटिव है या एजेंट है किसका? गॉड का। तो गॉड के प्रति अकाउंटेबल है, वो जो शासक है वो गॉड के प्रति अकाउंटेबल है, ना कि वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल है। लोगों को वो निर्देश दे रहा है, कार्य करा रहा है, या उनसे अपनी इच्छा का पालन करवा रहा है, या उनकी सेफ्टी या जो भी कुछ वो कर रहा है, बट अकाउंटेबिलिटी जो उसकी गॉड की तरफ है, क्योंकि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज when the king is the religious duty of the citizens। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जो भी राजा कुछ कर रहा है, जो भी कुछ उस राज्य में, उस शासक में राजा जो कुछ कर रहा है, अगर मैं आपसे बात बोलूं, निर्देशों का पालन करवा रहा है, कोई भी डीड विच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय हिम, तो ये बात, तो वो राजा ईश्वर की इच्छा से करवा रहा है। ठीक है, वो ईश्वर की इच्छा है उसने। ऐसा नहीं हम कह सकते कि भाई लोगों को बिल्कुल थोप दिया है राज्य में, जो यू नो जो राज्य में जनता है उस पर थोप दिया, नहीं, वो ईश्वर की इच्छा, इसलिए वो ऐसा कह रहा है करने के लिए। जो रूल्स, जो भी कुछ पैरामीटर्स उन्होंने सेट करे हैं उस शासक ने, उस रूलर ने, उस सोसाइटी में, उस स्टेट में कह लीजिएगा, उस समाज में, वो ईश्वर की इच्छा है, वो ईश्वर की इच्छा पे काम कर रहा है। ठीक है, ये इसका बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। नाउ a tyrant cannot be opposed by the public, his wrong deeds will be punished by the God himself। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली गई, जैसा कि अभी मैं आपको कह रहा था कि ठीक है, राजा वैसे तो कुछ गलत करता नहीं है, इवन वो निरंकुश भी हो जाता है। टायरेंट मतलब थोड़ा सा वो, कुछ मैं बोलूं कि वो हार्श भी है लोगों के प्रति, वो शासक निरंकुश हो गया, तो उसका अपोज जो है वो कह लीजिएगा, लोगों को उसका अपोज नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए पब्लिक के द्वारा, क्योंकि उसका जो पनिश किया जाएगा वो गॉड हिमसेल्फ पनिश हिम। ठीक है, जो ईश्वर है उसको स्वयं उसको दंड देंगे, बल्कि जो राज्य की जनता है वो उस राजा का विरोध नहीं करेगी। यहाँ पर ये बात बोली गई है। Okay, now if I talk about the next heading, which is your next point, I'll go through the point. Uh, no law is above king as he is the law of maker। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून उस राजा के संबंध में नहीं बनाया जा सकता, उसको दंडित नहीं किया जा सकता, उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सर्वोपर है, सबसे ऊपर है। नो लॉ इज अबव किंग, यानी कि उस राजा के ऊपर कोई भी नियम कानून
नहीं है। ये बहुत अच्छी विशेषता है डिवाइन थ्योरी की, कि जो राजा है, जो किंग है, वो सरोपर है, और वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया रिप्रेजेंटेटिव है, और जो किंग है हिमसेल्फ इज अ लॉ मेकर। आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा रखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द किंग्स ऑर्डर्स आर लॉ एंड हिज डीड्स आर इम्पार्शियल एंड काइंड। यहाँ पर ये बोलते हैं जो ओरिजिन ऑफ स्टेट का हम बात कर रहे हैं डिवाइन थियरी की, जो राजा है वो उसका कोई भी ऑर्डर है, कोई भी आज्ञा का पालन कर रहा है, कोई भी उसका नियम है, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ डीड्स आर इम्पार्शियल एंड काइंड, यानी कि डीड्स का मतलब क्या होगा, कार्य, जो भी कुछ वो काम कर रहा है उस जनता के प्रति, वो इम्पार्शियल है और काइंड है, दयालुता है, उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। यानी कि राजा को देख रहे हैं आप डिवाइन थ्योरी के अंतर्गत हर तरीके से, हर तरफ से, बिल्कुल भी ये ऐसा माना गया है कि वो भगवान का दूत है और वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता है। ओके, द सेकंड वन इज, next heading is the will and power of a king cannot be restricted by any earthly power। यानी कि जो राजा है, जो शासक है, जो रूलर है, उसकी इच्छाओं को इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता। ओके, उस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा रूल नहीं लागू किया जा सकता जो राजा की इच्छा के विरुद्ध जाए, ठीक है। द विल एंड पावर ऑफ ए किंग कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी अर्थली पावर। तो इस पृथ्वी पर कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो उस राजा की इच्छाओं के विरुद्ध जा सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल्स, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द पॉइंट्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स। बहुत इजी शब्दों में मैं सभी शब्दों को, सभी पॉइंट्स को समझा रहा हूँ, और बहुत अच्छे से मैंने इस थ्योरी को बहुत ही क्लियर बना दिया है, इस कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, कि इतनी तो उम्मीद मैं करता हूँ कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है कि डिवाइन थ्योरी क्या है, तो आप उसको आराम से इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। द सेकंड लास्ट हेडिंग इज रॉयल पावर इज पास्ड डाउन थ्रू द जनरेशंस एंड आफ्टर द किंग स्टेप हिज सन बिकम्स हिज सक्सेसर। तो सीधी सी बात है, इवन जहां पर अभी भी लोकतंत्र नहीं है, या मैं बोलूं डेमोक्रेसी नहीं है, या फिर एनार्की है, या मैं कुछ ऐसी कंट्रीज की बात करूं जहां पर आप देखते होंगे कि एक राजा मर जाता तो उसका आने वाला जो ना संतान, या उसका नेक्स्ट जनरेशन की मैं बात करूं, उसके सक्सेसर होते हैं, उस गद्दी पर बैठते हैं, राजगद्दी को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बोला गया कि रॉयल पावर इज पास डाउन थ्रू द जनरेशन। जो पावर है, जो रॉयल पावर, जो शाही शक्ति है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी कि फर्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होती रहती है। इट कीप्स गोइंग ऑन, या कह दीजिए इट कीप्स पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और फिर इन केस इफ एनीथिंग हैपेंस टू दैट किंग, दैट रूलर, ठीक है, उस शासक के साथ कुछ होता है तो फिर उसका सन बिकम्स हिज सक्सेसर, उत्तराधिकारी बनता है। ओके, last characteristics of this particular theory, it is sent to show any sort of dissatisfaction with the government's power and to criticize his action। और ये अपराध है, ये हेडिंग क्या बोलती है, ये लाइन क्या बोलती है, अपराध है अगर हम ये पाप होगा उस जनता के लिए, लोगों के लिए, अगर वो राजा की विरुद्ध जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, या फिर राजा के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो प्रदत्त कार्य हैं, उसके विरोध में जाते हैं, तो वो ईश्वर की अवहेलना होगी, ठीक है। ना केवल उस राजा रूलर की अवहेलना होगी, बल्कि ईश्वर का भी अपमान होगा। So these were the I would say main points, characteristics of the, I would say, divine theory of origin of the state। And if I talk about क्या नाम है, आलोचनाओं की, क्रिटिसिज्म की, तो ठीक है, कुछ थ्योरी आती है तो उसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, इसकी भी कुछ आलोचनाएं हुई। और अगर आप आलोचनाओं की बात करें, बहुत सारे ग्रेट फिलोसफर ने इस थ्योरी को थोड़ा सा, मैं फिर कहूंगा, कोई गलत नहीं है, सबने अपने अपने विचार रखे हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट के संबंध में। तो बहुत सारे ऐसे शासक रूलर भी हुए जिनका अन्य, आप कह दूंगा, फिलोसफर के द्वारा विरोध किया गया, या मैं बोलूँ कुछ थ्योरी ऐसी भी हुई, कुछ सिद्धांत ऐसे भी हुए राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, कि जो दूसरे फिलोसफर या रिनाउंड फिलोसफर के द्वारा जिनका अपोज किया गया। तो सीधी सी कहीं ना कहीं बात कहने की ये है कि जो डिवाइन थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्टेट के संबंध में, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई। तो अगर अब आप मुझसे बात करें मोटा मोटी इसकी आलोचनाओं के बारे में या क्रिटिसिज्म के बारे में, तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा कि किस तरीके से इसकी आलोचना हुई। हालांकि बहुत सारे फिलोसफर ने, बहुत सारे लोगों ने उस दौरान इसको प्रेज भी किया, इसको सपोर्ट भी किया। लेकिन फिर भी एक सीधी सी बात है, कभी भी कुछ भी हम लेकर आते हैं, कभी भी हमारी कुछ थ्योरी होती है, कभी भी हमारा कुछ कंसेप्ट विचार है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसका अपोज करते हैं। ये उनका आउटलुक है, उनका दृष्टिकोण है।
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते हैं लास्ट में, अगर डिवाइन थ्योरी की बात है कि इसकी कुछ प्रमुख आलोचनाएं क्या रही, बहुत नटसेल में इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। ओके। तो जहाँ तक क्रिटिसिज्म की बात है, अगर हम आलोचना की बात करें तो सीधी सी बात है, अगर आपने अभी तक का डिस्कशन बड़े ध्यान से सुना है तो आप ये समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं अगर हम दैवोत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें या डिवाइन थ्योरी की सिद्धांत की बात हम करें, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ ऐसी बातों पर बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से जोड़ दिया गया है, इम्फोसाइज किया गया कि जिनका कुछ वैज्ञानिक आधार नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे डिवाइन थ्योरी है, ये बोला जाता है कि राज्य को ईश्वर ने बनाया, यानी कि द स्टेट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेट, जो कि बिल्कुल अकाल्पनिक है, एक दार्शनिक आधार है, इसका कुछ वास्तविक आधार तो है नहीं, कुछ साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार नहीं है। बहुत सारे फिलोसफर ने इसी आधार पर, इसी तर्क पर इस थ्योरी की आलोचना की कि राज्य की उत्पत्ति को ईश्वर द्वारा माना गया, कि जबकि राज्य की जो उत्पत्ति वो मनुष्य द्वारा हुई है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा की है, मनुष्य ने उस राज्य की उत्पत्ति की है। इसके अलावा अगर हम इसकी आलोचनाओं की बात करें, और भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं कि इस तरीके से अगर राजा को इस तरह से अनावश्यक रूप से बहुत सारे ये कहकर कि वो गॉड्स का रिप्रेजेंटेटिव है, गॉड्स का एजेंट है, तो उसकी अराजकता और ज्यादा बढ़ जाएगी, या उनके अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि उस राजा, उस शासक को ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव मान लेना और उसकी आंख बंद करके आज्ञा का पालन करना, तो कहीं ना कहीं ये तर्क की अपेक्षा कुतर्क को बढ़ावा देता। तो इस आधार से भी इस थ्योरी को इस थ्योरी की आलोचना करी गई, माना नहीं गया, और ये एक व्यवहारिक थ्योरी पे कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि इस तरीके से मनगढ़ंत बातों पर विश्वास कर लेना और फिर इस लोगों को डराना, अपना बल साबित करना या आधिपत्य स्थापित करना, ये क्या करके कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, तो इस तरीके से चीजें जो है पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के अंतर्गत अगर हम बात करें या राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें, तो इस तरह से जो चीजें हैं, फिर उसका कुछ वैज्ञानिक आधार नहीं रह जाता है ना। वो एक तरीके से आप कह लीजिएगा कि लोगों को बस इस तरीके से रूल किया जा रहा है या शासक उन पे किया जा रहा है, ये क्या करके मैं ईश्वर का दूत हूँ तो आप मेरी पूजा कीजिए, या मेरे मेरी मेरा मेरा जो निर्देश दे रहा हूँ उसका पालन कीजिए। तो चीजें जो होती है, जैसे वर्तमान सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में बात करते हैं, अगर हमारे लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, हमारे लिए कुछ पॉलिसीज निर्माण की जाती है, तो वो उसके पीछे कुछ तर्क रहता है, कुछ उसका साइंटिफिक बेस रहता है, उसको स्टडी किया जाता है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी किया जाता है, और हमारे फेवर में है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम उसको उसका अपोज कर सकते हैं, अगर हमें कुछ गलत लगता है, अगर हम उसके वी आर नॉट कंफर्टेबल विद पर्टिकुलर थिंग, या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमारे हित में नहीं है, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। ये पॉलिसीज का या स्टडीज का, या मैं बोलूँ कि रूल्स रेगुलेशन बनाने का सबसे अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि एक साइंटिफिक बेस है, और ना कि केवल मनगढ़ंत बातों में विश्वास कर लेना। जैसे कि पहले आपको पता है कि आज भी क्या ऐसी रूढ़िवादिता है समाज में कि बस वो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं कि वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है और हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो ये बहुत बड़ा पहलू रहा इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करने का, और बहुत सारे उस समय के जो ग्रेट रिनाउंड फिलोसफर थे, उन्होंने इसीलिए क्या नाम है, इस डिवाइन थ्योरी का अपोज। और अगर हम डिवाइन थ्योरी की क्रिटिसिज्म की बात करें, तो इसमें एक लास्ट इस आलोचना या जो लास्ट क्रिटिसिज्म है, बहुत ज्यादा अच्छे से ये स्पष्ट करता है कि इसको क्यों अस्वीकृत किया गया या इसको क्यों माना नहीं गया, या बहुत ज्यादा अगर मैं बोलूं कि अच्छे रिनाउंड फिलोसफर ने क्यों इसको सहज स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये जो डिवाइन थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्टेट की, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने यू नो इसको रिजेक्ट किया और ये बोला कि महज ये स्वीकार कर लेना कि राज्य की उत्पत्ति या राज्य को ईश्वर ने बनाया, तो ये काल्पनिक है, एक यू नो इसका कोई कह लीजिए कि साइंटिफिक बेस नहीं है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द, आई वुड से दैट द साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो दैट हैज आल्सो गॉट वैलिड कह लीजिए क्रिटिसिज्म एज फार एज दिस थ्योरी इज कंसर्न। इस आधार पर भी डिवाइन थ्योरी की आलोचना हुई कि ईश्वर, पहली बात तो कुछ लोग ईश्वर पर आस्था रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, कुछ मानते हैं एग्जिस्ट करता है, कुछ नहीं करता है। तो सेम वे में राज्य की उत्पत्ति को अगर हम ये बोले कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, तो ये एक तरह से अकाल्पनिक या अकल्पनीय हो जाता है, और ये इस तरह से दार्शनिक आधार पर चीजों को सहज रूप से स्वीकार करना, चूंकि पॉलिटिकल साइंस का अपना एक वैज्ञानिक आधार भी है, तो ये भी कारण है, स्ट्रॉन्ग रीजन है कि इस थ्योरी को समाजशास्त्रियों द्वारा या राजनीतिज्ञों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। और फिर वो आगे कुछ थ्योरीज लेके आए जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पढ़ते हैं, हम इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ते हैं। इनफैक्ट इवोल्यूशन थ्योरी जो है, अगर बात बोले ओरिजिन ऑफ स्टेट की, इवोल्यूशन थ्योरी को
बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, क्योंकि वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करती है, क्रमिक आधार पर। तो ये चूंकि सबसे पुराना सिद्धांत था ओरिजिन ऑफ स्टेट का, सबसे पुराने सिद्धांतों में अगर हम बात करते हैं तो दैवीय सिद्धांत आता है, जो कि बाद में जो दिए जाने वाली थ्योरीज की अपेक्षा उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाई, उसको इतना सपोर्ट नहीं मिला, और इसीलिए फिर आगे की जो थ्योरीज है हम उसको लेकर आए और आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, जो राज्य के संबंध में उत्पत्ति का सिद्धांत था। वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन विच वाज अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट। और डिवाइन थ्योरी के अंतर्गत मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे ये थ्योरी का थ्योरी इवॉल्व हुई, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, राजा शासक क्या था, राज्य की उत्पत्ति कैसी भी, कुछ उसकी विशेषताओं की हमने बात करी, लास्ट में उसके क्रिटिसिज्म पे भी हमने बहुत ज्यादा फोकस किया। और इस तरीके से अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आई होप यू विल बी इन पोजिशन टू आंसर द क्वेश्चन। एंड इन आवर नेक्स्ट थ्योरी ऑफ यूनिट सेकंड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, ओरिजिन ऑफ स्टेट के संबंध में हमारा इवोल्यूशन थ्योरी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में फिर हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। इस तरीके से हमारा यूनिट सेकंड समाप्ति की और अग्रसर होगा। और बड़े, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बड़े अच्छे से, बड़े सहज ढंग से मैं एक एक चीज आपके समक्ष रख रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक द कंसेप्ट क्लियर फॉर यू पीपल। और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। बट ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक हम स्वयं से उस चीज को आप दोबारा से कई कई बार स्टडी ना करें। उससे क्या होता है, कोई भी ज्ञान स्थायी स्टेबल होता है। ठीक है, आई होप you would have enjoyed the entire session, and I'm really grateful to you all for being the part of, rather I would say, valuable part of this show. And I will again see you all in our next session of political theory. Till then, have a nice day. Goodbye. Thank you very much.